हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ने से पहले, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें थोड़ा थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करना होगा, पार्टनरशिप को समझना होगा और पार्टनरशिप से रिलेटेड फैक्टर्स को भी समझना होगा। थोड़ी सी थ्योरी को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। तो अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, उसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, एज बिजनेस एक्सपेंड्स वन नीड्स more capital and larger number of people to manage the business and share its risk. In such a situation, people adopt partnership form of organization. अभी तक सिंगल पर्सन था, पर जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है जो बिज़नेस को मैनेज कर सकें, उसके रिस्क को शेयर कर सकें। सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क छोटा था, पर जैसे जैसे बिज़नेस बड़ा होता गया, हमारा रिस्क भी बढ़ता गया। तो वो रिस्क अगर कई पीपल में डिवाइड हो जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा। इन सच सिचुएशन पीपल अडॉप्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, preparation of capital accounts of partners under fixed and fluctuating capital methods, accounting treatment for the division of partnership profits among the partners, accounting treatment of past adjustments and guarantee of profits. तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन है। हु जॉइन हैंड्स टू कंट्रीब्यूट द फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर कैरिंग लीगल बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज। ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर कैरिंग लीगल बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस। और ये सब लोग मिलकर एक लीगल बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रॉफिट्स को अर्न करेंगे। लॉस का अर्न करने का ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और अगर लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को भी शेयर करेंगे। ऑफ द बिजनेस इन अग्रीड प्रोपोर्शंस, और एक अग्रीड प्रोपोर्शन में, वो एक प्रोपोर्शन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम इक्वली शेयर करेंगे या 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। जो भी है वो अपना प्रोपोर्शन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। उनके बीच में ये भी एग्रीमेंट हो सकता है कि वो लॉसेस, कुछ पार्टनर्स लॉसेस को शेयर नहीं करेंगे या एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही शेयर करेंगे। तो इस तरह का वो एक एग्रीमेंट आपस में करते हैं और अपने फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं एक लीगल बिजनेस चलाने के लिए, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सच म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ रिटन और एन ओरल एग्रीमेंट एंड इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो ये जो एक म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उनके बीच में, ये जो एक रिलेशनशिप है वो कैसा है? इकोनॉमिक है। एंड इज़ बेस्ड ऑन अ रिटन एंड ओरल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, और फिर ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है। एंड द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली एज फर्म्स। और इस तरह से जो लोग आपस में सहमत हुए हैं बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट्स एंड रिस्क को शेयर करने के लिए, इस तरह से जो लोग आपस में एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। इंडिविजुअली ये लोग क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कहलाते हैं, और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में। यहाँ हमने सिर्फ पार्टनरशिप के मीनिंग को समझा है,
अब हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया गया है। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर हमारे सामने एक कैरेक्टरिस्टिक और आया पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप के बिजनेस को सब लोग मिलकर भी चला सकते हैं या उनमें से कुछ लोग दूसरों के बिहाफ पर भी चला सकते हैं। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। ये उन पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है जो आपस में सहमत हुए हैं, एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिज़नेस, कि वो एक बिज़नेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और वो बिज़नेस वो सब लोग मिलकर चलाएंगे या उनमें से कुछ लोग चलाएंगे दूसरों के बिहाफ पर। ओके, एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्टनरशिप के मीनिंग को समझा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन को समझा। मीनिंग और डेफिनेशन को समझने के बाद हमारे सामने पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एसेंशियल फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आया कि 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। अगर एक सिंगल पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर किसी पार्टनरशिप में 2 लोग होने ज़रूरी हैं, अगर 2 में से किसी कारण से एक पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। तो सिंगल पर्सन वोंट बी कंस्टिट्यूटेड एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons। देयर इज़ हाउएवर लिमिट ऑन देयर मैक्सिमम नंबर। पर मैक्सिमम नंबर के लिए लिमिट डिसाइडेड कर दी गई है। क्या? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। बट नंबर ऑफ पार्टनर्स मोर देन 100 नहीं हो सकते। The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50 under the Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट क्या प्रिस्क्राइब की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज रूल 2014 के रूल 10 में ये लिमिट 50 प्रिस्क्राइब की है। सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स। सो एक पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आंसर क्या होगा? 50। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पर्सन्स के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है? कि वो बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। दिस एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ये जो एग्रीमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका बेसिस बनता है। इसी एग्रीमेंट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक एग्रीमेंट के द्वारा आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है उनके रिलेशनशिप का बेसिस बनता है। दिस एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल। ये एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। इसका रिटन में होना ज़रूरी नहीं है। बट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज़ प्रेफर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। बट डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए प्रेफर किया जाता है कि एग्रीमेंट जो है रिटन में हो। फ्यूचर में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। कुछ पार्टनर्स कह सकते हैं कि हम तो जो है प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करेंगे। कुछ पार्टनर्स कह सकते हैं नहीं हम तो इक्वली शेयर करेंगे, हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम इक्वली शेयर करेंगे। कुछ कह सकते हैं कि नहीं हमने तो ये डिसाइड किया था कि हमें इस रेशियो में शेयर करना है। तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए ये प्रेफर किया जाता है कि हमारा एग्रीमेंट जो है वो रिटन में हो। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट कम्स इज बिजनेस, दैट देयर शुड बी अ बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। Mere co-ownership of property does not amount to partnership।
अगर कुछ लोग मिलकर किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, जॉइंटली उसके ओनर बन जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सपोज़ कुछ लोग मिलके, जैसे राम और मोहन मिलके किसी लैंड को ख़रीद लेते हैं और उस लैंड पे बिल्डिंग बना के उसको किराए पे दे देते हैं और उस किराए को वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पर अगर वो लोग लैंड ख़रीदते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते हैं और इसी तरह का बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो इसीलिए बिज़नेस का होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना। हमने प्लॉट ख़रीदा, उस पर बिल्डिंग बना के रेंट पे दे दी, तो ये हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। बिज़नेस कब कहलाएगा? जब हम लगातार प्लॉट ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उनके प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, उनके लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा बिज़नेस कहलाएगा। तो बिज़नेस का होना ज़रूरी है एंड द बिज़नेस शुड बी लीगल। और बिज़नेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल बिज़नेस जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। सपोज़ अगर कुछ लोग मिलकर इस तरह की पार्टनरशिप करते हैं कि चलो आओ हम मिलकर स्मगलिंग करें, या चलो आओ आज से हम मिलकर चोरी करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। ओके, तो बिज़नेस का होना ज़रूरी है और बिज़नेस का लीगल होना ज़रूरी है। अब जो फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है। एक एजेंट होने के नाते वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करता है और प्रिंसिपल होने के नाते वे दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड होता है। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाता है वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कहलाता है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न्स मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस सभी मिलकर भी चला सकते हैं या उनमें से कुछ लोग दूसरों के बिहाफ पे चला सकते हैं। अब जब कुछ लोग दूसरों के बिहाफ पे चलाएंगे तो उनके एक्ट से दूसरे पार्टनर्स जो हैं बाउंड होंगे। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हो गया। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया म्यूचुअल एजेंसी का। नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड losses. If some person join hands for charitable purpose, it won't be termed as partnership. Profits and losses का शेयर करना ज़रूरी है। अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ लोग सहमत होते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ लोग आपस में अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करते हैं कि चलो आओ आज से हम लोग मिलकर कुछ लोगों की भलाई का काम करेंगे, जिस तरह से NGOs हैं, तो ये जो है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स का होना, उनको शेयर करना, तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज एन एसेंशियल फैक्टर टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। द 6 points that comes is liability of partnership. That what is the liability of partners in a partnership firm? Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner. हर पार्टनर जो है वो जॉइंटली भी लाइबल है और सेवरली भी लाइबल है टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के कुछ पार्टनर मिलकर जो भी काम करते हैं उनसे सभी पार्टनर्स बाउंड भी होते हैं और वो सेवरली भी लाइबल होते हैं और जॉइंटली भी लाइबल होते हैं। उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नॉट ओनली दैट, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड. This implies that its private assets can also be used for paying off the firm's debt. इसका मतलब है कि उनकी प्राइवेट असेट्स को भी फर्म की उधारी को चुकाने के लिए, फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। तो इस तरह से उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। वो जॉइंटली भी लाइबल हैं और सेवरली भी लाइबल हैं, मतलब उनकी पर्सनल असेट्स को भी फर्म का डेट चुकाने के लिए, थर्ड पार्टी क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे सामने पार्टनरशिप के क्या एसेंशियल फीचर्स आ गए कि 2 और मोर पर्सन्स का होना ज़रूरी है। 2 और मोर पर्सन्स का होना ज़रूरी है। देयर शुड बी 2 एंड मोर पर्सन्स. मैक्सिमम लिमिट इज़ 50. ओके, मैक्सिमम लिमिट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज 50. देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है. एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल, बट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट देयर शुड बी अ रिटन और agreement.
थर्ड पॉइंट इज देयर शुड बी अ बिजनेस. ओके, बिजनेस को कैरी ऑन करना ज़रूरी है एंड द बिजनेस शुड बी लीगल. बिजनेस लीगल होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी. उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है. वो सभी एक दूसरे के एक्ट से बाउंड होते हैं. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड लॉसेस को और प्रॉफिट्स को शेयर करना ज़रूरी है. सिक्स पॉइंट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. सभी पार्टनर्स जो हैं वो जॉइंटली भी लाइबल हैं, सेवरली भी लाइबल हैं. उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है. देयर पर्सनल असेट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट. तो इस तरह से एसेंशियल फीचर्स हमने पढ़ लिए. आज का हमारा लेक्चर इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, और पार्टनरशिप डीड अगर किसी पॉइंट पे साइलेंट है तो क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे. ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. टिल देन.